थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी में कंफ्यूजन रहता है, और जो मतलब जो हाँ इंडियन पॉलिटी में वो थोड़ा ब्रॉड है ना, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, आर्टिकल वार्टिकल में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। और मेन जो मतलब दिक्कत होती है वो डेट्स में होती है, जैसे कोल्ड वॉर इवेंट्स हो गया, कुछ ट्रिटी हो गई, और ये सारी चीजें जो उसमें बस थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, बाकी सब क्लियर है। केसेस वगैरह आप लोग पढ़ रहे हैं? बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स, हमने ले आए अपने नोट्स थैंकफुली, एंड आई हैव लाइक अ लिस्ट. I have stuff like that where I've written major cases and everything. If you want हाँ me दीदी, to, मेजर केसेस की लिस्ट है, आप सेंड कर देना, जिनके पास नहीं होगा उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास वैसे लिस्ट है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख के बनाया था, तो I had like small notes prepared. So what I used to do is कि जितने भी क्वेश्चंस आते थे, I had these kind of sheets. इसमें एक तरफ मैंने लिखा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आया है, तो आई यूज टू राइट पर्सन एंड देन द कॉन्सेप्ट. सो द पर्सन और वो जो कॉन्सेप्ट बता रहा है. सो आई मेड शीट्स लाइक दिस, जिसमें आई हैव Judith One Butler's genderist performance, and I think that was disputed. Uh, Thomas Aquinas' Just War, Mao Zedong, New Democracy. Just to make such kind of sheets, so you can make these sheets. मतलब ऐसा आप बना सकते हो. It's going to help you in the last 5 days of revision, because you have a week. मतलब अगर 5 को पेपर, तो 4 की रात तो कुछ नहीं समझ आता है. तो आई थिंक अगर आपका 5 को है पेपर. दीदी अब लग रहा है एक्सटेंड हो जाएगा, 15 के बाद ही होगा। अच्छा, तो जब भी होगा, बट यू हैव टू ब्लॉक 1 वीक फॉर प्रॉपर रिविजन. कि अब सब कुछ हो गया है, मतलब दिस इज व्हाट यू डू, राइट? आप एक रीडिंग करते हो, दूसरी रीडिंग करते हो, और फिर आप तीसरा, यू हैव लाइक अ वीक बिफोर योर एग्जाम फॉर रिविजन. तो उस टाइम पे यू लाइक इट्स लाइक दिस हेल्प. हाँ, कोई कुछ कह रहा था? नो? ओके. सो या अगर आपको बुक्स की कोई दिक्कत है, तो यू कैन मेक लाइक, यू कैन हैव ऑथर का नाम इस साइड एंड बुक का नाम दिस साइड. सो I was going through my notes and I realized that I used to make these things. These really helped me in my last days of revision. So when you have like proper sheets, कि एक तरफ ऑथर्स के नाम है, एक तरफ बुक्स के नाम है, या फिर एक तरफ ऑथर्स के नाम है, एक तरफ उनके कोई कॉन्सेप्ट या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के नाम है. So these sorted out things, these really help you. So I think we can move ahead with our revision. So what do you want to do? Do you want to do political theory first, or do you want to do these first, comparative politics first? पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी में ऐसा भी कुछ है कि आपको नहीं समझ आया? डू यू हैव सम क्वेश्चंस फर्स्ट दैट यू वांट टू एड्रेस पहले? एनी क्वेश्चंस? नहीं, no questions on political theory? Okay, so let us go theme wise. So firstly we can do liberty, if that's fine, है ना? So liberty, हाँ, political theory में what you have to basically understand is कि सबसे पहले तो कौन किस concept के बारे में बात कर रहा है, और and secondly क्या उनकी कोई major definition है of related to that very concept. तो पॉलिटिकल थ्योरी में वन नेम दैट यू यूजुअली गेट इज अर्नेस्ट बाकर, जो हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे. उन्होंने लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस इन पॉलिटिकल थ्योरी, राइट? सो he talks about regulative and relative liberty. Then D.D. Raphael की एक book है Problems with Political Philosophy. Then you have Henry Sidgwick, who was an individualist, Methods of Ethics he wrote. So
proponents of negative liberty. So we'll go negative liberty, positive liberty, and libertarians. So negative liberty, you have Adam Smith, you have Jeremy Bentham, Henry Sidgwick, Herbert Spencer. Herbert Spencer ने social Darwinism की बात करी थी. He said, when someone who cannot survive, the state should like let go of that person, should not support. It's about struggling up, survival of the fittest in a society. Social Darwinism was related to Herbert Spencer. Then you have positive liberty में you have सबसे पहले तो बोला जाता है J.S. Mill को that he was like O.P. Gaba said that he's a proponent of positive liberty, but आप उनको रख सकते हो because उनकी थोड़ी थोड़ी welfare theory वगैरह थी. तो positive liberty and negative मतलब utilitarianism and negative liberty इसका kind of mixture है उनकी thought में. So always remember that he took his basic premise from यूटिलिटेरियनिज्म, जेरेमी बेंथम, उसमें उनको चेंज किया था हैप्पीनेस को क्वांटिटेटिवली नहीं क्वालिटेटिवली, हायर हैप्पीनेस, लोअर हैप्पीनेस, हायर प्लेजर्स एंड लोअर प्लेजर्स में उसको डिवाइड किया था. देन यू हैव Harold Lasky, The Rise of European Liberalism. Liberty in the Modern State is Harold Lasky. Then you have L.T. Hobhouse. He said liberty can safely be founded on self-directing power of personality. You can go back and see the recording to figure out which definition is. I'm giving a general understanding. किसी को कुछ add करना है तो बता देना. Liberty can safely be founded on self-directing power of personality. On this foundation, a true community can be built. He said private property is not absolute. T.H. Green, very prominent. If you read Subrata Mukherjee, Indian political thought, she says that Gandhi took his idea of political obligation from T.H. Green. So it's mentioned in her book. Very important definition JNU के उसमें पूछा है, पहला ही सवाल था शायद ये, what is मतलब this definition of freedom or liberty was given by whom? So उनकी बहुत famous definition है, freedom consists in power or capacity to do something worth doing and worth enjoying. Worth doing and worth enjoying. It's T.H. Green's definition. Talked about moral freedom also. So you have J.S. Mill, L.T. Hobhouse, Harold Lasky, T.H. Green, largely in positive freedom. Then let us come to libertarians. You have Isaiah Berlin, very important, इनकी किताबें याद रख लेना. 2 Concepts of Liberty, 4 Essays on Liberty. The Crooked Timber of Humanity, I think this is also his book. You can search this one up. So negative liberty and positive liberty both means absence of constraints. He said that state can only secure negative liberty. इनका बहुत famous statement है, if one cannot fly like an eagle or swim like a whale, if poor cannot afford on bread on which there is no legal ban, then he is not deprived politically. मतलब the state can do nothing about it. So इनका major criticism यही है कि आप natural उसको societal natural problems, swim like a whale वगैरह, it's like a natural inequality. आप उसको social inequality से क्यों जोड़ रहे हो? Then F.A. Hayek, Constitution of Liberty. His vision of liberty is when one is not subjected to arbitrary will of another. Road to serfdom की बात की थी, तो basically he was writing at the time of USA, मतलब Cold War period. So he was more focused on individual liberty. He was trying to present an argument against the communitarian idea or communist idea of freedom. So इसको आप पढ़ेंगे in your second semester in JNU. Then you have Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia. Inequalities at the level of production should not be reflected in inequalities at the level of distribution. So these are Robert Nozick, Isaiah Berlin, Milton Friedman, F.A. Hayek. These are very prominent libertarians. Any questions? Anything that you did not understand? Anything you want me to skip? दीदी जैसे आपने वो हब हाउस और ये सब इन लोगों का कुछ एक्स्ट्रा बताया था ना, हाँ,
हॉब से अभी एक्स्ट्रा नहीं जस्ट बताया, आई जस्ट मतलब सेड दैट। लिबर्टी में बताया है ना, हाँ हाँ, तो वो मतलब शायद उसको जो है मतलब कवर अप नहीं किया था। मतलब जो मेन मेन प्रोपोनेंट थिंकर है ना, जैसे जेएस मिल हो गया, रूसो हो गए, और हाँ एसिया बिल्डिंग हो गए, और हाँ। गेराल्ड मैकुलम हो गए, बेंजामिन कॉन्स्टेंट हो गए, तो इन लोगों को कवर अप किया था बस भैया ने, सचिन भैया ने। अच्छा कोई बात नहीं, बेंजामिन जैसे मतलब कॉन्स्टेंट। बहुत, जैसे मतलब एक होता है ना बहुत डीप जाके मतलब सारे थिंकर्स को पढ़ना, वैसे नहीं, मतलब सब कुछ नहीं दिस बताया इज था, ओपी बस गाबा, एग्जाम के। आई टेल यू, दिस इज ओपी गाबा। This is what I've made. These are the name of thinkers. This is what their books and what they have written. This is from O.P. Gaba. Simply, किसी दूसरी किताब से नहीं है. So that is why I'm just saying that just remember these names if you can. और उसमें डेप्थ में कुछ नहीं है ज्यादा, ठीक है. You don't have to दीदी मतलब. आप अपने नोट्स भेज देना तब फिर। हाँ sure, I'll do that. I'll scan it and I'll send you political theory and comparative politics. So don't worry about that. Milton Friedman, Capitalism and Freedom, the absence of coercion of man by fellow men. So these are just definitions that I'm telling you because T.S. Green की definition पूछी हुई थी JNU के एग्जाम में, right? तो if you पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, political obligation plus what is word liberty is what is something, no restraint, something worth doing and worth enjoying. That was T.S. Green. I think this was precisely the question asked, if I remember distinctly. Amartya Sen, development is free. So capabilities approach, you largely know Martha Nussbaum, Amartya Sen ka development is freedom. He said that freedom is the means and an end to development of human capacities. Then you have Herbert Marcuse, one-dimensional man, studies in ideology of advanced industrial society. ये पूरी किताब का नाम है One Dimensional Man, Herbert Marcuse. उन्होंने बेसिकली क्रिएटिव डेवलपमेंट की बात करी थी. दिस इज इन O.P. Gaba. देन फेयर इनफ, हॉब्स लॉक, रूसो की लिबर्टी की डेफिनेशन, फ्रीडम की डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए. हॉब्स मतलब इफ देयर कम्स फ्रीडम इज द साइलेंस ऑफ द लॉज. Hobbes said this. Then Locke ka liberty is the power man has to do or forbear doing in any particular action as he himself wills. So the end of law is not to abolish restraint but enlarge freedom. This was also Locke. Rousseau is obedience to, what did Rousseau say? Locke said where there is no law there is no liberty. Rousseau said obedience to laws that we prescribe to ourselves is freedom. So you have to I'm just saying that, Hobbes, Locke, Rousseau also talk something about freedom. So you can remember, you can have an idea of what they said. Okay, let us now come to equality. कुछ भी समझ आ रहा है? Are you in the least bit interested in this, or you want me to just rush? Okay, आ रहा है दीदी. है ना, प्लीज और भी कोई बोलो. there are 18 participants. आप भी बोल सकते हो. दीदी समझ आ रहा है लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इतना डीप हम नहीं गए हैं. मतलब डीप नहीं जाने का मतलब है कि मतलब इतने सारे मैंने O.P. Gaba पढ़ा ही नहीं है, मैं रियलिटी बताओ तो. बट यू मैंने मतलब एक पढ़ा है आपने राजीव भार्गवा? ना वो एक पॉल साइंस हेल्प सर है ना, तो उनकी पीजीटी गाइड है, उससे मैंने पढ़ा. तो उसमें मतलब एक होता है ना कि एक मतलब लिमिटेड जो चीजें होती है जो पूछी गई है मैक्सिमम ऑफ टाइम, जो पूछी ही गई है, बस वही सारे मतलब उससे रिलेटेड सारे मतलब टॉपिक्स हैं. ठीक है. तो पॉलिटिकल अगर थ्योरी में आपको सिर्फ पूछना वाला रखना है तो यू कैन गो विद सोशल डार्विनिज्म. तो देख लेना हर्बर्ट स्पेंसर का. दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू हिम. टी.एच. ग्रीन एक बार याद रख लेना. देन रॉबर्ट, लिबर्टेरियंस में साया बोलिन, रॉबर्ट नॉजिक, F.A. हाइक को याद रख लेना. Then Amartya Sen का development is freedom. Freedom is the end and means of development. ये उनका concept है. Capabilities approach में भी वो आते हैं अमर्त्य सेन. Hobbes, Locke, Rousseau, चलो वो तो आप Hobbes, Locke, Rousseau तो separate concept है, उसमें आप डाल सकते हो. इक्वालिटी में आप फिर क्या ही करोगे? माइकल वॉर्जर का स्फीयर्स ऑफ जस्टिस याद कर लेना एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है.
स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में वो बोलते हैं इक्वालिटी, अलग अलग स्फेयर हो गए जस्टिस के, तो इक्वालिटी उनमें से मैच हो सकती है। मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, एफ.ए. हाइक, ये तो पूछा हुआ है, हु रोट मिराज ऑफ सोशल, हु कॉल्ड सोशल जस्टिस अ मिराज टू एफ.ए. हाइक। मिराज मतलब होता है कोई ऐसी illusion. So he said social justice is an illusion because it's a strong individualist, nothing towards social. So if you understand इन लोग का, एक आपको वो पता होगा, स्ट्रीम पता होगा ना, तब भी आप गेस कर सकते हो. So if you know that F.A. Hayek was a strong individualist, no state intervention, social community, इन सब की कोई बात नहीं, writing in the time of Cold War, so उनसे related कोई question आएगा तो you can make out when you know the stream. J.S. Mill, wrote on utilitarianism का premise था, differentiate किया हुआ था higher lower में, but he said कि there should be equality. Still he said that there should be no silencing of one man's voice. He was somewhere in favor of state थोड़ा सा intervene करके थोड़ा सा justice दे या थोड़ा सा equality बढ़ाए. वेलफेयर स्टेट की थोड़ी बहुत बात करें. सो यू शुड नो किस स्ट्रीम है. लिबर्टी में तो यू शुड नो कि किस स्ट्रीम है. रॉबर्ट नॉजिक, अगेन स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए. विल चैम्बरलेन का एग्जांपल रॉबर्ट नॉजिक का था. टॉक्ड अबाउट कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है वॉलंटरी है जिसमें फ्रॉड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, द ट्रांजैक्शन स्टैंड्स. एनार्की स्टेट इन यूटोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट बुक. रॉल्स के बाद आई थी ये, रॉल्स का वो लिखा था ना उन्होंने, थ्योरी ऑफ जस्टिस. हाँ, उसके बाद आई थी. तो अंडरस्टैंड कि लार्जली किस डिबेट में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तब आपको पता चल जाएगा कि आपको एमसीक्यू आसान हो जाएगा फिर. ठीक है. देन क्या कर रहा हूँ मैं फिर जस्टिस में. ये प्रिजन नोटबुक्स किसने लिखी थी? यू ऑल नो. ग्रामशी. एग्जैक्टली. एलीट्स की बात करी थी विल्फ्रेडो पेरेटो ने, द राइज एंड द फॉल ऑफ एलीट्स. देन देयर वाज रॉबर्ट माइकल्स, ही टॉक्ड. सो दीज आर, ये एलीट थ्योरी में आते हैं ना, विल्फ्रेडो पेरेटो, Robert Michaels and Gaetano Mosca. So he wrote The Ruling Class, Mosca wrote The Ruling Class, Robert Michaels wrote Elite Class. The Ruling Mosca, Class. Pareto and yes. elitist theory में ये लोग आते हैं. हाँ, elitist theory में आ गई है. तो जस्टिस में थोड़ा बहुत ये सब भी आता है ना. हाँ, then Alexander. हाँ. दीदी जस्टिस में तो प्लेटो से शुरू करेंगे ना सबसे पहले. See, प्लेटो का थियो. I tell you, जस्टिस में आप प्लेटो से शुरू करोगे, बट प्लेटो का, so okay, I'm not going through proper एक उसमें, because मुझे 1 घंटे में क्लास खत्म करनी है. And if I get into Plato, and I can do that if you want me to do that. I have like a separate notes on Plato and Aristotle का justice. ठीक है. But I'm just talking about the main things, क्योंकि जैसा अभी आयुष ने बोला कि आपने उतना in-depth में नहीं पढ़ाई की हुई है. तो if we can like move थोड़ा जल्दी, that would be fine. If you want me to do Plato का justice, we can do Plato का justice. I don't have any issues with that. तभी मैंने पूछा ना कि आपके कोई सवाल है तो कोई सवाल. आप अपने में पढ़ाओ. अगर ये रिकॉर्ड हो रहा होगा ना तो मतलब हम लोग दोबारा देख लेंगे इसको फिर से. हाँ, एक बार इसको दोबारा देख लो ताकि you should like know. I can send you, like I have a list of books and everything that I made. I can send these to you. I was at communitarianism अभी तो. Michael Sandel, Liberalism and Limits of Justice. He wrote against Rawls. Always remember Michael Sandel against Rawls. So Rawls' theory of justice को communitarian perspective से criticize किया था. Then Alexander McIntyre ने भी criticize किया था after virtue से. So communitarian justice, you have McIntyre, you have Walzer, you have Charles Taylor, and Michael Sandel. Walzer, spheres of justice again. You know what the concept of spheres of justice is, right? Complex
complex equality. Exactly. Correct. ये कुछ किताबें हैं सूजन मोलर ओकिन, जस्ट ये पिछले साल सीयूईटी में भी आई थी फेमिनिज्म में, जस्टिस जेंडर एंड फैमिली किसने लिखी थी? सूजन ओकिन ने. सूजन ओकिन इज अ वेरी प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट. देन यू हैव कैरल पेटमैन. कैरल पेटमैन की सबसे इंपॉर्टेंट किताब कौन सी है? कैन एनीवन टेल मी? Sexual Contract. Correct. She also wrote Contract and Domination alongside, I think alongside C.W. She wrote that. Enough. So I think we are done with liberty, equality and justice. डेमोक्रेसी में आपने क्या क्या पढ़ा है? Can anyone, मतलब सचिन ने क्या क्या पढ़ा है डेमोक्रेसी में? Because I don't want definition and then some prominent thinkers and the types of democracy. Did he do phases of democracy of 3 phases of democracy? हाँ कराया था सैमुअल हंटिंगटन? नहीं कराया था? जी नहीं दीदी, बताया था 3 phases of democracy. एक बार आप रिवाइज करो. हाँ, सैमुअल पी हंटिंगटन ना? सैमुअल पी हंटिंगटन. हाँ वो कर लेते हैं. ये रेजिम्स में भी आता है, वैसे डेमोक्रेटिक रेजिम्स में भी आप पढ़ सकते हो इसको. टाइप्स ऑफ रेजिम में आता है. हाँ, Samuel P. Huntington, 3 waves of democracy. So there's a group of transitions from non-democratic to democratic societies. First wave आती है आपकी 1828 to 1926. This was Britain, US and France. Second wave was from 1943 to 1962. जिसमें भी आप समझ सकते हैं ना, सेकेंड वेव 1942-62 में जो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था. A lot of African countries, Asian countries were gaining democracy. There was India, Israel, West Germany, Japan. ये सारी चीजें आई. ये एक वेव आया था. Then this was 1974 to 1991, जिसमें कि mostly Latin America and Southern Africa के states बहुत ज्यादा democratize हुए थे. Southern and Eastern Europe, Latin America, parts of Africa. Then he also talks about reverse waves, right? So the first reverse wave was between 1922 to 1942. That's it. I think that's what I've written. You can write some features of third wave. So it had the third wave, which was from 1974 to 1991. It had certain elements. This was the end of right-wing dictatorship. Greece and Spain dictatorship खत्म हो गई थी. There was a retreat of generals in Latin America. There was a collapse of communism. तो ये elements थे जो third wave. So Soviet Union 1991 में क्या 89 से सोवियत यूनियन कोलैप्स होना शुरू हुआ था. बहुत सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी पा रही थी, अलग हो रही थी. सो देयर वाज अ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म. राइट विंग डिक्टेटरशिप्स खत्म हो रही थी. डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल राइट्स, इन सब के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी. लिबर्टी, who's this person यार, फ्रांसिस फुकुयामा है ना, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन. History, yes, last year. इस टाइम पे ही उन्होंने बोला था ना कि लिबर्टी हैज वन. सो ये सारी चीजें हो रही है. दिस वाज द थर्ड वेव के एलिमेंट्स ये थे कि क्या क्या हुआ. You can always place a context in which such things are being talked about. If you know the context, it's very easy to go through with MCQs. ठीक है. एक सवाल आई थिंक बहुत ज्यादा पूछता है कि किसने बोला था कि डेमोक्रेसी इज जस्ट सर्कुलेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट्स. एक गवर्नमेंट जाती है तो दूसरी आती है. Who called it? I don't remember. Isn't it a very famous question? किसी ने देखा है वो क्वेश्चन? आप लोग क्वेश्चन पेपर लगाना शुरू किया आपने? नहीं दीदी, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है मैंने तो. No, there was a question. यूजीसी नेट में
कोई बात नहीं, इट्स ओके। आई थिंक हो सकता है मेरी मेमोरी दगा दे रही हो, कोई बात नहीं। Oh God, see again, like I have a lot of notes on democracy. So I don't know how much Sachin has done. He could have been the best person to. उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में मतलब जो एक तरीके से अब्राहम लिंकन जो कहते हैं, उसके हाँ पहले उन्होंने किसी की तो वो किसी का वो करवाया था, शायद कोई ग्रीक थिंकर थे, उन्होंने अपनी थ्योरी अपना जो है डेफिनेशन दिया था। तो ये सारी चीजों ने स्कम्प्टर के बारे में बताया था। उसके जो क्रिटिसाइज करते हैं विंस्टन चर्चिल और ये लोग, विंस्टन चर्चिल, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं डेमोक्रेसी को, उसको बताया था। और उसके बाद डेमोक्रेसी के टाइप्स बताए थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई नहीं, करते हैं इसको भी करते हैं। जोसेफ स्कम्प्टर पे आ ही जाते हैं, चलो। ये एलिटिस्ट थ्योरी में अगर आप ओपिका पढ़ेंगे ना, तो कार्ल माइनहम, जोसेफ स्कम्प्टर एंड जियोवानी सार्तोरी, आपको ये दिया हुआ है कि दीज आर लाइक थोड़े एलिटिस्ट उसमें आते हैं ऑफ व्यू ऑफ डेमोक्रेसी। तो कार्ल माइनहम बोलते हैं इट इज द सिलेक्शन बाय मेरिट and like there has to be a distance between elites and the masses. This is what Karl Meinem says. Then Joseph Scumter बोलते हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये किताब का नाम भी पूछता है। तो इनकी डेफिनेशन है दैट डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वेयर इंडिविजुअल्स अक्वायर पावर टू डिसाइड बाय मींस ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वोट। तो इट्स जस्ट अ स्ट्रगल फॉर वोट, जोसेफ स्कम्प्टर सेज। Then Giovanni Sartori democratic theory दी थी, it was largely related to Scumter only. कोई बात नहीं था उसमें, मत जाओ। रॉबर्ट डाल पॉलियार्की, दिस एवरीवन नोस। पॉलियार्की दिया था प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, इस बुक पॉलियार्की का दिया था। he says that policy making polyarchy as a model of democratic process. So this polyarchy model is associated with Robert Dahl. इनको pluralist भी थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ क्वेश्चन में दिख भी जाएगा कि आप इनको pluralist बोल रहे हैं। Then C.P. McPherson actually said that कि ये Scumter Robert Dahl axis जो है, it reduces democracy to market aspirations. तो उन्होंने लिखा था बुक डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, इन विच ही क्रिटिसाइज्ड दिस स्कम्प्टर डाल, रॉबर्ट डाल एंड जोसेफ स्कम्प्टर एक्सिस। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में रूसो आ जाएंगे। Yeah, I think that's it. इसके अलावा I'll send you these if you want to go through names. If you have time, then that's fine. Otherwise, अगर आप एक बार सचिन की क्लास देख लेना, if you have like some problem with that. Rights में आपने क्या पढ़ा था? Please, you need to let me know that what you did in rights and sovereignty. That is how I can go forth with it now. Types of rights and definition and some generation of rights. ठीक है। यदि सॉवरेनिटी में मतलब सॉवरेनिटी का जो कॉन्सेप्ट है अलग अलग, जैसे एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी है, और उसके बाद जो डिफरेंट सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, तो ये सारी चीजें पढ़ी थी आपने उसमें जीन बोर्डन, ह्यूगो बोस, थॉमस हॉब्स, जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टिन, इनको पढ़ा था? जी दीदी, पढ़ लिया था ना? सॉवरेनिटी से शुरू करते हैं। सॉवरेनिटी में जीन बोर्डन सबसे पहले ऑन सॉवरेनिटी लिखी थी, एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कमांडिंग इन द स्टेट। एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर, जीन बोर्डन। ह्यूगो ग्रोशियस, फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी इनको कहते हैं, डच यूरिस्ट थे।
He wrote on the law of war and peace, on the rights of war and peace. So international law पे largely लिखा है. Then Thomas Hobbes, he added this element of legitimacy to this absolute notion. So now that we have read a lot about Hobbes, I cannot, क्योंकि ये चीजें इतनी सिंपलिस्टिक है ना कि आप इनको समा नहीं सकते एक सेंटेंस, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप इनको दीदी फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोधिन नहीं होंगे ना, ग्रोटियस होंगे ना? बोला मैंने, यूगो ग्रोटियस ही बोला, यूगो ग्रोटियस. आई डच थ्योरिस्ट, ही रोट ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, ये मैंने उन्हीं के बारे में बताया. I talked about Godin उससे पहले. So Thomas Hobbes, Leviathan, he added an element of legitimacy to this idea. Then there was Jeremy Bentham. He said the sovereignty was subjected to moral limitations. Panoptico Jeremy Bentham की किताब है. Principles of Legislation Jeremy Bentham की किताब है. Then John Austin, very important, province of jurisprudence determined. Law is the command of the sovereign and a determinate human superior. या आप कहीं भी देखिए, determinate human superior who is habitual to finding obedience and law is the command. ये सारी जॉन ऑस्टिन की बातें हैं. रॉबर्ट माइकवेर की सबसे इम्पोर्टेंट किताब है मॉडर्न स्टेट, एक वेब ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड वेब ऑफ गवर्नमेंट. ये इनकी दो इम्पोर्टेंट किताबें हैं. थोड़ा बहुत सॉवरेनिटी के बारे में बात करते हैं, बट प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ इससे ज्यादा आपको नहीं बताया होगा सचिन ने. हाँ, pluralistic theory of sovereignty. Robert Macabre. Yes. Yeah. Right. Devi, please repeat the name of the book of Macabre. Macabre, Web of Government and Modern State. I think these two are his books. स्टेट में आपने क्या पढ़ा है भाई, बता दो उस हिसाब से. आई डोंट वांट टू गो मच डीपर. What did you do in state? चलो स्टेट एक बार फिर. स्टेट का वो डिवाइन ओरिजिन और ये सब जो पढ़ा था, हिस्टोरिकल थ्योरी पढ़ा था. फिर उसके बाद वो जो सोशलिज्म का जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट होता है वो पढ़ा था. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मतलब प्लूरलिस्ट थ्योरी, ये जो डिफरेंट. और फिर उसके अंदर जो थिंकर आते हैं, जो प्रोमिनेंट थिंकर है उनके बारे में पढ़ा था. और कुछ जो है उनके डेफिनेशंस पढ़े थे. ठीक है. मैक्स वीबर की डेफिनेशन स्टेट की पर याद रख लेना. लेजिटिमेट मोनोपोली ओवर वायलेंस, ये तो पता है ना. अरे मैक्स वीबर की स्टेट की डेफिनेशन दे दी. ठीक है. हाँ दीदी, यूज लेजिटिमेट पावर टू वायलेंस इन स्टेट. लेजिटिमेट पावर टू वायलेंस, ये एक्चुअली क्या डेफिनेशन है एक बार वो भी देख लेना. और चलो मेन उस पे आ जाते हैं. स्टेट एंड सोसाइटी हटा के थ्योरीज ऑफ स्टेट पे आ जाते हैं. सो दिस ऑर्गेनिक थ्योरी है ना, which says that state as a natural order and an ethical institution. The state was before man. There was no distinction between society and state. So the idea that state was before man, not chronologically before man. So when Aristotle says that the state is before man, he did not mean ki in terms of chronology, in terms of time, the state was before man. He means that the human can only realize their capacities. Human can become human in state. So therefore, the state exists before man. So that's an important point. He did not distinguish between society and state. For example, for him, society was the state. I've read this somewhere. So, so you have organic theory. There was Aristotle, Plato. They belong to the organic theory. Then you come to the mechanistic theory, right? So it originated from deliberate efforts to find the formation of states. There was a difference between society and state here now. Hobbes, Locke, Rousseau, social contracts. So they come in mechanistic theory of state.
Then you have some liberal individualists such as Mill, Bentham, Adam Smith, Spencer. These are all English people basically. So I can Adam Smith की definition पता है ना? Sorry, book पता है ना? Inquiry into the nature and causes of Wealth of Nations. You know who wrote Wealth of Nations, right? So he said that functions of government basically क्या होगा? He said कि defense of nation, enact administration of justice, establish and maintain public works and institutions. इतना इनका काम, इनका according इतना ही काम था. Then Jeremy Bentham came. He said functions of government was legislation for removal of institutional restrictions to free action and to punish the offenders. मतलब थोड़ा कम इंटरवेंशन की हम बात कर रहे हैं स्टेट के. Then Herbert Spencer, he talked about state as a joint stock protection company for mutual assurance. So the function of state was, state as joint stock protection company. Nozick ने बोला था क्या? Can someone confirm? Did Sachin do this with you? किसी को हेलो नहीं दीदी, मतलब इतना डीप उन्होंने नहीं पढ़ाया था. एक बार चेक कर लेना. नॉजिक ने बोला था, स्पेंसर ने बोला था, बट these are catch phrases. Okay, these are just catch phrases that I'm throwing around कि just in case आपके दिमाग में रहे. But I'm not getting deep into it. Don't worry. T.H. Green की एक और किताब है, Lectures on the Principle of Political Obligation. Again, Subrata Mukherjee says that Gandhi took political obligation from T.H. Green. सर्विस स्टेट की डेफिनेशन रॉबर्ट मैकआइवर की है. द मॉडर्न स्टेट, वेब ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों लिखा था. सर्विस स्टेट की बात करी थी. हाँ, मिलीबैंड पोलुंजास कर लिया. रॉबर्ट मिलीबैंड, द स्टेट इन द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू इनको कहते हैं. ही सेड देयर इज अ यूनिटी ऑफ स्टेट पावर एंड क्लास पावर. इसमें मत जाओ, यूनिटी ऑफ स्टेट भूल जाओ, वेरी कॉम्प्लेक्स. Nicholas Poulanzas, political power and social classes, structuralist theory of state. इतना याद रख लो, अभी के लिए काफी है. अभी पढ़ोगे तो ऐसे दिमाग खराब होगा. बहुत अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं इनके. फेयर इनफ. कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव में आपके वही Alexander McIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor. So you should know who are the famous people in communitarian perspective. You should know who are the famous people in libertarians, or उनको new liberals भी बोला जाता है, but I have a doubt on that, but it's okay. Libertarians positive liberty का कौन साइड देता है, negative absolute negative liberty का कौन साइड देता है, communitarian ideas कौन है. So you should know Michael Sandel is a communitarian, Charles Taylor is a communitarian, Alexander McIntyre is a communitarian. So should मतलब आप stream largely याद रखिए. Miliband Polunzas were Marxist. Yeah. So I think it would be fine. Then citizenship में कितना ही कराया होगा, आई डोंट नो. आई थिंक सिर्फ सचिन ने वो कराया होगा. टीएच मार्शल की डेफिनेशन, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लासेस. टीएच मार्शल का पूरा नाम देख लेना, क्योंकि डीओ के पेपर में पिछली बार पूछा था हु रोट सिटीजनशिप एंड व्हिच बुक वाज रिटन बाय, एंड इनका पूरा नाम दे दिया था. टीएच मार्शल की जगह थॉमस समथिंग मार्शल, एंड लॉट ऑफ पीपल वर कंफ्यूज्ड. इट वाज बेसिकली टीएच मार्शल. तो इतना मतलब confused नहीं होना. Try to, you know the answer, you just have to figure out the complexity in the MCQ. ठीक है. और I'm definitely not saying कि सबके पूरे नाम याद रखने की जरूरत है, नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है. You know it, you just have to figure out the trick in the question. David Held was a pluralist theory of state.
या ठीक है, सॉरी सिटीजनशिप पे हम यहाँ पे डेविड हेल्ट पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट सिटीजन छोड़ दो, डेफिनेशन मत जाओ इतना डीप में, अगर नहीं पढ़ा है तो जाने दो, भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. Anything else that you want me to go through? State, democracy, sovereignty, liberty, equality, justice, citizenship. What else? Feminist का भी थोड़ी books बता दी. What else is left? Anything that you want? दीदी सिटीजनशिप में ना मल्टीकल्चरलिज्म और ये सब सोशल अवेयरनेस, एक्टिव सिटीजनशिप और कॉस्मोपॉलिटन, डेविड हेल्ट का, हाँ डेविड, ये सारी चीजें आती. ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो. अगेन एंड द डायरेक्ट हिटर कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल सिटीजनशिप, नो आई लिमिटेड थिंक सिटीजनशिप. दैट्स टू डीप. अरे दीदी, डायरेक्ट हिटर ने कॉइन किया ये वर्ड मल्टीपल सिटीजनशिप. मल्टीपल सिटीजनशिप किसने कॉइन किया है? हाँ, डायरेक्ट हीटर. हाँ, हीटर, वो जो हीटर होता है, हीटर. हाँ वही. I did not know that. Okay, thank you for telling this one. मुझे नहीं पता था, मैंने पिछली बार भी ये नहीं पढ़ा था. I only did citizenship में I did what OP asked me to do. I did citizenship से एक ही सवाल आया था कि ये किताब किसने लिखी है. दीदी मैंने क्या किया है ना कि मैंने जो ये बुक है, मतलब जो ओपी का बुक है मेरे पास है, लेकिन दीदी उसमें जो 35-40 पेज के जो एक एक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ना, वो मतलब मैं 15-20 पन्ने तक जाते जाते मेरा दिमाग घूम जाता था, सारा सब कुछ मिक्सअप हो जाता था, तो मैंने वो बुक ही छोड़ दी. मैंने यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट थे, जैसे एजू सिकर हुआ, पॉल साइंस हेल्प हुआ, तो इनके जितने भी कंटेंट थे, वो दोनों के कंटेंट मिला के लगभग पॉल थ्योरी का सारा टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया उससे. और मतलब जो भी गैप थे इस पीजीटी गाइड में, उसको मैंने ऐड थ्रू करके, और वो वही सारी चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूँ. ठीक है, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. ऑफ कोर्स इट्स वेरी करेक्ट वे, मतलब आप कर सकते हो, पर मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी ना, मुझे यूट्यूब पे बहुत सारी बातें पता चलती थी, एंड इट यूज्ड टू माय हेड. आई एम लाइक आई कैन नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस. सो एक किताब पकड़ के मैंने उस एक किताब को पढ़ लिया था. देन आई स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस. तो जितने क्वेश्चंस हैं, ये जितनी इधर उधर की किताबें लिखी हुई हैं, इनका कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, these only I did through questions. So political theory में what the basic thing that you can do is understand the theme. एक इंसान एक चीज के बारे में बोले, जैसे माइकल वॉल्जर अगर बोल रहा है, he's a community, मतलब he's a communitarian, isn't he? Michael Walzer, I think so. Communitarian. हाँ, यूनिटेरियनिज्म नहीं है दीदी. हाँ, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी. So if he's a communitarian, he's going to talk about community. Spheres of justice उन्होंने लिख दिया है, उसमें वो complex equality. अब equality में आप माइकल वॉल्जर को पढ़ोगे complex equality, फिर आप पढ़ोगे justice में माइकल वॉल्जर को पढ़ोगे spheres of justice, equality justice कैसे आ रहा है. communitarian view में उनको आप पढ़ने लगो. तो you have to understand the stream of that person, कि उस person का thought क्या, मतलब उस person की का view क्या है. बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड नॉसिक क्या है, वो किस बारे में बात कर रहा है, आपको समझ आ जाएगा. उनकी जस्टिस भी वही होगी, स्टेट इन्वेंशन नहीं है, वॉलंटरी है, फ्रॉड नहीं है, तो वो जस्ट है, जस्ट ट्रांजैक्शन है. समझ आ गया. सो यू हैव टू इतना, अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं जाना है, इतना वैसे नहीं समझना है, बट डू अंडरस्टैंड किस स्ट्रीम में कौन से लोग कौन सी मेजर बातें करते हैं. दैट्स इट. वो भटकेगा नहीं, उससे आपके 2-4 सवाल निकल जाएंगे. आपको इतना जानना. ओके, I think that's fair enough. यही है ना कि सचिन ने पढ़ाया था. मैंने उसकी क्लासेस नहीं देखी. अगर देखी होती ना, तो I would have known what he's taught. Because I only did comparative politics with you people. Comparative politics में भी दोबारा पढ़ा था आपने जाके. Let's come to that. We have like 10 minutes. We can do that. पढ़ा था जाके comparative एक भी बार. Yes. हाँ, कुछ questions are there, something that you want me to go through again? कुछ भी. एक बार इजी वे में थोड़ा सा इलेक्टोरल सिस्टम बता दीजिएगा. Yes. इलेक्टोरल सिस्टम में बहुत ज्यादा मतलब मुझे कंफ्यूजन होता है. इलेक्टोरल सिस्टम्स
ये सब समझ आ गया था। सिविक कल्चर, ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉर्मेटिव अप्रोच में कोई कह रहा था किसी को दिक्कत है, आई थिंक अनुराग, इधर अनुराग और सचिन इज टेलिंग मी कि नॉर्मेटिव और मॉडर्न में आपको दिक्कत है, अप्रोचेस में दिक्कत है पॉलिटिकल थ्योरी के, सॉरी पॉलिटिकल थ्योरी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अप्रोचेस में दिक्कत है किसी को, है तो बताओ, दैट्स फाइन। हाँ दीदी, कल एक लड़की थी, एक मतलब बार एक स्टूडेंट बता की ग्रुप, दीजिए। कोई ग्रुप की थी, उसको दिक्कत थी, उसने तो मतलब वो रोका था, टोका हुआ था भैया को। तो डू यू वांट मी टू गो थ्रू इट अगेन, अप्रोचेस? Yes, some portion, some ऊपर ऊपर से। ऊपर से चलो पहले इलेक्टोरल सिस्टम्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद जिसको सुनना होगा वो सुन लो। यार कहाँ लिखा है मैंने इलेक्टोरल सिस्टम? हाँ, ओके, लेट अस गो थ्रू इट वंस अगेन। इलेक्टोरल सिस्टम्स क्या हैं? दीज आर द मेथड बाय विच वोट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सीट्स। इसमें आपके इलेक्टोरल रूल्स आते हैं कि कैसे वोट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू सीट्स, ठीक है। देन let us divide it। पहला हम लोग पढ़ते हैं मेजोरिटेरियन सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले पढ़ते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सबसे बड़ी हेडिंग आ गई से मेजोरिटेरियन सिस्टम। उसमें पार्ट ए आया जिसमें आपको सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसमें नहीं चाहिए होती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, जिसमें नॉर्मल मेजोरिटी से भी काम चल जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी 50+1। सिंपल मेजोरिटीज कि अगर अगर 30 लोग हैं, उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी वुड बी 16, 50+1, 50% +1। बट से किसी को 8 आए, सिंपल मेजोरिटी वुड बी किसी को 8 आया, किसी को 9 आया, किसी को 13 आया, तो 13 वाला जीत जाएगा। इट इज नॉट एब्सोल्यूट मेजोरिटी बट इट इज स्टिल अ मेजोरिटी, राइट। सो लेट अस कम टू दिस नॉर्मल मेजोरिटी वाला पार्ट। सो यू हैव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल मेंबर प्लूरैलिटी सिस्टम। इसको यूज किया जाता है यूएस में, यूके में, इंडिया में, कनाडा में, कॉमनवेल्थ कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज है जो इसको यूज करती हैं, ठीक है। दिस डज नॉट रिक्वायर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, विनर टेक्स इट ऑल वाला है इसमें, सिस्टम वही है। अब आते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। अभी सिंगल मेंबर उसकी बात हो रही है, ठीक है, सिंगल मेंबर डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अगर सिंगल मेंबर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में अगर, हाँ, ओके, एक को जीतना है लेकिन बहुत सारे कंटेंडर्स हैं, है ना। अगर 2 ही हैं तो पता चल जाएगा किसके पास आई है मेजोरिटी। लेकिन अगर 2 से ज्यादा लोग कंटेंड कर रहे हैं, उसमें एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए। तो उसका सिस्टम क्या है? एक ही को जीतना है लेकिन 2 से ज्यादा लोग कंटेंड कर रहे हैं, तो यू हैव सेकेंड बैलेट सिस्टम, जिसमें कि किसी को भी नहीं आता एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और टॉप 2 कैंडिडेट्स के बीच में लड़ाई होती है। दिस इज फ्रांस, इजंट इट? फ्रांस में बताया था शायद। देन फ्रेंच प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है सेकंड बैलेट सिस्टम से। हाँ, देन यू हैव ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम। इसमें प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इसमें वोटर्स मार्क देयर प्रेफरेंस। किसी के पास भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में 50+1 नहीं आता है, तो जो लोएस्ट वोट्स का कैंडिडेट होता है वो हट जाता है, और उसके सेकंड, मतलब वो तो फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ लोएस्ट वोट का, अब उसकी लिस्ट में जो भी सेकंड प्रेफरेंस का होगा वो उसका वोट उसको मिल जाएगा। तो ऐसे राउंड होता है, जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पा लेता है वो जीत जाता है, ठीक है। दीदी इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल कहते हैं, एसटीवी। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल नहीं कहते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले में होता है। अभी हम लोग मेजोरिटेरियन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एसटीवी में देयर इज अ कोटा दैट यू हैव टू टेक, और उसको मल्टी मेंबर कौन, इसमें एक को जीतना है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक को नहीं जीतना होता है किसी भी, तो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग जाता है। तो एक कोटा है, उस कोटे को किसी को पाना है, तो उस हिसाब से आएगा। आप लोग प्लीज इंडियन प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बेसिस पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मत जज करिए, बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। एक प्रेसिडेंट बनता है, प्रोपोर्शनैलिटी नहीं है उसमें।
सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसको कहते हैं, बट इट्स देयर इज अ क्रिटिसिज्म इन लक्ष्मीकांत ऑफ दैट कि ना ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना ये सिंगल ट्रांसफरेबल। इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट वोटिंग सिस्टम दैट वी हैव इन इंडिया, काइंड ऑफ, ठीक है। पर अगर आपको सवाल आएगा पॉलिटी में कि इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, तो आप देंगे वही पीआर विद एसटीवी, क्योंकि हमें बताया तो वही है। तो यही इनहेरेंट डिफिकल्टी है जो मुझे भी पिछली बार फेस करनी पड़ी थी। हाँ, आप बताइए, कोई सवाल पूछ रहा था। दीदी मतलब मैं कहने का मतलब ये जो एसटीवी वाला जो होता है वो मतलब प्रोपोर्शनल में होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला जो होता है सिस्टम, और इसमें मतलब एक फिक्स्ड कोटा होता है, इसी में फिक्स्ड कोटा होता है। हाँ, एसटीवी में और फिक्स कोटा होता है। एक कोटा और नहीं, वो जो नहीं सकते हैं राज्यसभा में ये नंबर ऑफ वोट्स अपॉन ये वोट की वैल्यू निकालते हैं इसके हाँ बेसिस हाँ पे। वो दीदी समझ में आ गया। और जो हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म होता है उसमें मतलब एक सिर्फ नंबर रहता है कि 50% + 1 लाना है, तो उसके लिए मतलब वो रेफरेंस वाला जो होता है वो सिस्टम होता है। ऑल्टरनेट वोटिंग, हाँ हाँ, ये मतलब दोनों में एक्चुअली रेफरेंस, मतलब दोनों रेफरेंस दोनों में होता है, लेकिन सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जाता है, एग्जैक्टली। तो अभी आप मेजोरिटेरियन, उसमें मेजोरिटेरियन में हमने नॉर्मल मेजोरिटी की बात की, पोस्ट में सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात हो रही है यहाँ पे। फिर हमने, अगर हमारे एब्सोल्यूट में क्या क्या होगा, 50+1 चाहिए, पर 3-4 लोग हैं, तो उसमें 50+1 कैसे मिलेगा, तो उसके मैकेनिज्म से इसमें सेकंड बैलेट आया, फिर आपका ऑल्टरनेट वोटिंग आया। प्रेफरेंशियल सिस्टम है, इसमें क्या होता है, नीचे की वोट्स जो भी नीचे में आता है वो एलिमिनेट होता है, और उसके जो सेकंड प्रेफरेंस के वोट्स हैं वो उसको मिल जाते हैं जो सेकंड प्रेफरेंस पे, और उसमें अगर वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी पा गया तो वो जीत जाता है। हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काइंड ऑफ यही होता है, पर उसमें कोटा भी होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स इलेक्शन होता है, तो चार इलेक्शन का मिक्स टाइप है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। पर वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाए तो वो वैसा नहीं है, ठीक है। Get this? हाँ दीदी, अब क्लियर हो अब मैच कर ये रहा चीज है, बहुत पढ़ मतलब रहे कंफ्यूज। थे, अब आप जो पढ़ रहे थे हाँ हाँ, अब समझ में आया। अब मैच कर रहा है, क्योंकि पॉल साइंस हेल्प की वीडियोस में भी शायद ये बताया गया अल्टरनेट वोटिंग और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हाँ है ना। दीदी मतलब बताया गया, लेकिन होता क्या है ना कि जैसे सर की वीडियो का एक ड्रॉबैक भी है कि सर जो लेक्चर जो देते हैं ना उसमें मतलब पूरी इंग्लिश टाइप की रहती है, कभी कुछ लाइन बोला छोड़ दिया, और जब वो वही चीज जब पीवाईक्यूज करवाते तो उसमें हर चीज वो हिंदी में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब जितना अच्छा वो पीवाईक्यू में समझा देते हैं उतना अच्छा वो वीडियो में नहीं समझाते हैं। मैंने एक चीज ये नोटिस की है। हाँ, हो सकता है। तो अब आप तो ये इतना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, वो कंफ्यूजन को ये भी सॉल्व नहीं कर पाया, ये हम अपना वर्जन बता रहे हैं। ये मैंने ऐसे सॉल्व किया था 3 बार पढ़ के कि ये है। और क्योंकि आप एक बार लक्ष्मीकांत देखेंगे तो आई एम टेलिंग यू उसमें क्रिटिक है, प्लीज कोई जाके लक्ष्मीकांत से वो क्रिटिक निकाल के एक बार डालना ग्रुप पे। किसी ने तो भी बोला है कि ना वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। तो फाइंड इट, डू पुट इट इन द ग्रुप, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर और लोगों को भी कंफ्यूजन होगी। पर अगर सवाल आएगा प्रेसिडेंट के लिए तो वही बोलते हैं यार, पूरे देश में वही बोलते हैं, तो आप भी वही बोलेंगे। पर इट्स टेक्निकली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ओके दीदी ओके। चलो, हो गया ऑल्टरनेट वोट, हो गया सप्लीमेंट्री वोट, थर्ड टाइप आ गया सप्लीमेंट्री वोट। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ प्रेफरेंशियल वोटिंग। इसमें क्या होता है कि सारे अदर्स एक्सेप्ट द टॉप 2 कैंडिडेट्स, मतलब टॉप 2 कैंडिडेट्स रहते हैं और सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, और वो सारों के जो प्रेफरेंस है, जो वोट्स हैं, वो ऊपर 2 को चले जाते हैं, और जो जीत गया 50+1 ही विंस, ठीक है। अब फर्स्ट पास द पोस्ट इज अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कैसे होगा? अभी हम लोग सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, तो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसे होगा फर्स्ट पास द पोस्ट? ब्लॉक वोट सिस्टम होता है और पार्टी ब्लॉक वोट सिस्टम होता है। दो मैकेनिज्म्स है इसके। ब्लॉक वोट में क्या होता है, वोटर हैज एज मेनी वोट्स एज देयर आर कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड, द वन विद दोस ब्लॉक विद द हाईएस्ट वोट विंस, ठीक है। एंड इस पार्टी ब्लॉक में आप एक पार्टी एक लिस्ट निकालती है, उसको आप प्रेफरेंस देते हैं। इसमें इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू नो, बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन ना कि किसका टाइप है, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट का टाइप है।
शॉर्टकमिंग ऑफ प्लूरैलिटी सिस्टम और दिस प्लूरैलिटी सिस्टम भी कहते हैं इसको, इट्स सबसे पहले तो जेरीमैंडरिंग एंड माल अप्रोचमेंट। जेरीमैंडरिंग में क्या होता है कि पॉलिटिशियन जो है वो ऐसे बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं कि उनके सपोर्टर्स एक जगह पे आ जाएं, और माल अप्रोचमेंट में क्या होता है कि जो चेंजेस हैं वो मतलब जो बाउंड्रीज रहती हैं जो वो बहुत टाइम तक चेंज नहीं होती है, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज, बिकॉज सी इफ यू सी देयर इज आल्सो, लक्ष्मीकांत में आपको पढ़ते पढ़ते एक और दिक्कत आएगी कि सीट्स किस पे फिक्स्ड हैं, 1971 पे फिक्स्ड है कि 1999 पे फिक्स्ड है? 1999 पे। पर कहीं तो भी लिखा होगा कि 1971 पे फिक्स्ड है, तो उसका आई डोंट डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, बट मुझे बहुत दिक्कत आई थी। देन आई रियलाइज्ड ओके बाउंड्री शायद 71, नंबर ऑफ सीट शायद 71 पे फिक्स्ड है, पर बाउंड्री 99 पे फिक्स्ड है। there's a bit of a conflict in there as far as I remember, and I had it एग्जाम के बहुत टाइम पहले, मतलब एग्जाम के अच्छा, एक हफ्ते पहले तक मुझे हाँ दीदी, शायद जो कंस्टिट्यूएंसीज बनी हुई है ना वो शायद 1971 के हिसाब से बनी हुई है, लेकिन जो कंसेंसस जो मतलब पॉपुलेशन जो बांटी गई है, जो मतलब नया पॉपुलेशन का जो मतलब वो जो होता है ना कि एक जनगणना होती है, वो शायद वो 1999 के ही पे है। See, I told you this. There's a conflict. कुछ तो भी conflict है, वो एक बार आप जाके देख लेना ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे। This is to ensure that the proportion of votes received are in proportion to the seats held. ठीक है, सो इसमें बोलते हैं कि votes should be weighed not counted. सचिन बहुत बार बोलता है क्या कि तरब जमहूरियत है जहां पे वोट गिने नहीं जाते तौले जाते हैं। You ask him, is one phrase that he really uses. So इसमें क्या होता है कि there is a multi-member constituency, no absolute majority, but people win by obtaining a quota of votes. People vote for party. Slovakia, Netherlands, Israel, they have entire country as one constituency. एक इलेक्टोरल थ्रेशोल्ड की बात होती है जिसमें कि प्रोपोर्शनल representative systems have minimum electoral threshold or minimum number of seats or vote percentage required by a party to get seats in the parliament. This is electoral thresholds. मैंने पिछली बार भी बात करी थी, ठीक है। हेलो दीदी, इसमें लिखा हुआ है जैसे allocation of seat in the Lok Sabha to the state is based on 1971 census. Allocation of seats to the Lok Sabha, हाँ ठीक है, and 1971 census. और till 2026 तक वो मींस चेंज नहीं हो सकता है। फ्रोज किया हुआ है, फ्रोजन। तो 99 पे क्या बेस्ड है? there is something जो 99 पे बेस्ड है। It's okay, you can find out amongst yourself. दीदी वो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन है बेस्ड। पॉपुलेशन है, see I told you seats एक पे पॉपुलेशन मतलब जिस पॉपुलेशन पे दीदी जो मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी को बांटी जाती है ना इक्वली में प्रोपोर्शनेट होता है ना, कंस्टिट्यूएंसी को जो बांटा जाता है, तो जो मतलब जो जनगणना है वो जनगणना जो है वो मतलब 1999 के बेसिस पे ही है शायद मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन इसी के आसपास ही है। उसके बाद करवाया गया था, लेकिन उससे फिर मतलब कैंसिल कर दिया गया था, उसको नहीं मतलब वो श्योरिटी नहीं दी गई थी। वो 1999 या फिर ऐसे मतलब उसी के आसपास का कोई डेट है। और 1971 पे सीट्स फिक्स्ड है ना? कंस्टिट्यूएंसीज जो फिक्स हैं वो 1971 के बेसिस पे हैं। So there's no conflict. I'm asking if there's a conflict. क्या होगा दीदी? No, conflict मतलब दो पे है ना, एक पे पॉपुलेशन बेस्ड है, एक पे सीट्स बेस्ड है। That is what I'm saying ना, सब कुछ एक पे बेस्ड नहीं है ना दीदी। कंस्टिट्यूएंसीज तो उस पे बनती है ना, पॉपुलेशन पे ही बनती है ना कि इक्वल प्रोपोर्शनेट जो होता है, एक बेस होता है पॉपुलेशन का, उतनी पॉपुलेशन के बराबर। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है,
तो मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसमें एक, अगर मान लीजिए कि बनारस का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया गया है, तो उसमें जितनी पॉपुलेशन होंगी उसी उतना ही पॉपुलेशन एक दूसरे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में होनी चाहिए, भले ही वो 2 सिटी से मिलके बना हो। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो सेंसस बनाया गया है वो 1971 का ही बनाया गया है, लेकिन जो उसमें जो पॉपुलेशन है वो तो 1971 के मुकाबले है नहीं। एग्जैक्टली, वो 99 के मुकाबले है ना। दैट हाँ, इज व्हाट आई, वो चीज बाउंड्री एक पे और पॉपुलेशन एक पे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई सेड ना कि कुछ तो भी डिफरेंस है, बिकॉज आई रिमेम्बर एक बार दीदी आप खुद से भी रीचेक कर लेना, हो सकता है कि शायद मैं गलत हूँ, मतलब मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा हूँ ये चीज। कोई नहीं, आई जस्ट चेक इट वंस, ठीक है। और लोग प्लीज कंफ्यूज मत हो, इट्स नॉट टू कंफ्यूज यू, इट्स जस्ट टू लाइक रीचेक, क्योंकि सी हम लोग कोई प्रोफेशनल ट्यूटर्स तो है नहीं, हम लोग भी उसी बेसिस में बता सकते हैं ना कि जो दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ी थी वो शायद आपको ना फेस करनी पड़े, वो प्रॉब्लम्स आपको ना उतनी झेलनी पड़े एग्जाम टाइम पे। तो दिस इज नॉट टू कंफ्यूज यू और दिस इज नॉट टू मेक यू रियलाइज कि तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, दिस इज जस्ट टू टेल यू कि दिक्कतें आ सकती हैं, सबके में आती हैं, कुछ लोग रिजॉल्व कर पाते नहीं कर पाते, इट विल नॉट हैव अ वेरी मतलब एकदम ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन योर पेपर, बट वी डोंट वांट कि थोड़ा सा भी इम्पैक्ट पड़े, ठीक है। सो यू कैन गो थ्रू दैट। दीदी इसमें लिखा हुआ है कि we can do this एक बार बाद में ना, I have to complete this, I have to Baba leave by 5:50, I have to complete the portion representation ना। You can you text me एक बार इसके बाद? yes मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। Okay, so proportional representation इतना समझ आ गया। So there are two methods, इसको hair system भी शायद बोलते हैं। अब वो hair system सिर्फ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल को वो बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं, इसमें अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग दिया हुआ है। तो हेयर सिस्टम्स का कुछ सीन है, ठीक है, इसमें HARE, दिस इज अ पर्सन, तो यू कैन गूगल दैट एक बार या फिर गो थ्रू सम सोर्सेस टू चेक दैट। सो दिस अ पार्टी लिस्ट, सबसे पहले तो पार्टी लिस्ट सिस्टम होता है। सो वोटर्स वोट फॉर लिस्ट गिवन बाय पार्टीज। दो होता है ओपन लिस्ट, क्लोज लिस्ट। ओपन लिस्ट जो होता है उस वो बेसिकली ओल्डर डेमोक्रेसीज का सीन है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड। इसमें क्या होता है, वोटर्स थोड़ा बहुत अपेरेंटली कोई ओपननेस होता है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बट इज अ क्लोज लिस्ट जिसमें वोटर्स वोट फॉर लिस्ट मेड बाय पार्टी, मतलब एकदम प्रॉपर नो चेंजेस। जैसे कि न्यूअर डेमोक्रेसीज में होता है, जैसे कि रशिया, साउथ अफ्रीका, इजराइल, पोर्चुगल, स्पेन, जर्मनी। जर्मनी इज 50 मतलब मिक्स सिस्टम, एक तरफ FPTP और एक तरफ क्लोज लिस्ट। Then second method, your single transferable vote. A voter has one vote in which he ranks according to preference. Candidates needs to achieve a threshold quota called the Droop formula. इसको Droop formula कहते हैं। Total number of votes cast upon number of seats plus 1 and total का plus 1. So excess votes elected, excess और surplus votes जो मिल जाता है कोटे के ऊपर चला गया तो they go to their next preference, नीचे वालों को चला जाता है। If candidates fail to achieve a quota, those with the lowest votes are eliminated and their second, मतलब वो किसी का फर्स्ट प्रेफरेंस होंगे, उसमें जो सेकंड प्रेफरेंस है वो वोट उसको चला जाता है, तो their votes are transferred to their next preference, ठीक है। The process of eliminating candidates and transferring ballots are repeated until the required number of winners emerge. So there is no wastage of votes. 3 कंट्रीज मैंने लिखा है यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड एंड माल्टा। बट रिमेंबर एक कंट्री में कई तरह के इलेक्शंस होते हैं, तो इन कंट्रीज में याद करने की इतनी जरूरत नहीं है कि किस कंट्री में कौन सा इलेक्शन होता है। सो मिक्स सिस्टम अगेन, हाफ कंट्री इलेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटेरियन सिस्टम एंड हाफ ऑन PR। क्लासिक एग्जांपल जर्मनी है। अब आता है पॉलिटिक, एग्जैक्टली पार्टी सिस्टम का मतलब डुवर्जर्स लॉ एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मॉरिस डुवर्जर एक इंसान था, उसने बोला था कि मेजॉरिटेरियन सिस्टम या FPTP से 2 पार्टी सिस्टम आता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मल्टी पार्टी सिस्टम आता है। और लेकिन रोकन एंड मिलर ने बोला था कि मल्टी पार्टी सिस्टम से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आया है, नॉट द अदर वे अराउंड। तो बेसिकली कहने का, मॉरिस डुवर्जर के कहने का मतलब ये था कि जो
he said that party system, sorry, electoral system से पता चलेगा कि party system क्या आएगा. तो कहता है कि first past the post से पता चल अगर होगा तो party तो two party system आएगा. या और अगर proportional representation होगा तो multi party system आएगा. पर रोकन और मिलर दो लोग थे, उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है. अगर कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, then it will lead to proportional representation because the country will decide that all the parties need representation. So they say it's the other way around. ठीक है? So electoral system है basically. Any confusion, any questions? No दीदी, all clear. All clear. ठीक है. I think नीरज आप प्लीज मुझे एक बार टेक्स्ट कर देना. I'll also find कि अगर कोई जो भी दिक्कत आई 79 वाली उसमें I'll find it, I'll send it. तो उसका लोड नहीं लेना प्लीज, है ना. It's not my arena, ना मैंने पढ़ाया है ना राग ने पढ़ाया है, उसको आगे परेशान करना. पर हाँ मुझे टेक्स्ट कर देना. We'll ठीक है. आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के नोट्स सेंड कर सकते हैं after session? I'll scan it and I'll send it to you. I'm really sorry, my days are really crammed. We have like मेरी तो क्लास ही आज काफी देर तक चली थी, and then I have to go somewhere again. But I'll make sure कि हम कल परसों तक तो उसको भेज ही दें, because see we have a lot of assignments, lot of papers lined up. आपके एग्जाम के साथ साथ हमारे भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं. प्लीज सेंड कर दीजिएगा ना, क्योंकि करेक्शन करना है नोट्स. हाँ, पर नोट्स आई थिंक आई विल सेंड बाय टुनाइट और टुमारो, बिकॉज आई हैव टू स्कैन ऑल ऑफ दैट. सिंपल फोटो खींच के भेजेंगे तो किसी को समझ आए ना आए. So I'll scan my notes and I'll send it to you, and I'll positively do it by tonight or tomorrow. I think I'll do it. Okay, no tonight. problem. Thank you. ठीक है. I think तो आप एंड कर सकते हैं इसे, दैट अगर किसी के पास और क्वेश्चंस या कुछ नहीं है तो. Yes. हाँ, fair enough. ठीक है. Bye. Good evening. Bye bye. Thank you for session.